कोई हो एयर पोल्यूशन, जब हम कर लें एक रेजोल्यूशन, सोचो होगी जिंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग, सेहत से भरी with nothing wrong। सोचो कंट्रोल में रहे AQI, दिन रात दिखे सबको क्लियर स्काई। सोचो जब होवे कोई आविष्कार, धुआं ना छोड़े कोई फैक्ट्री या कार। सोचो ना बढ़ती रहे हर ओर में धूल, एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन सिखाए हर स्कूल। सोचो तो होगा मिलकर जब हम सोचेंगे, सेहत भरी जिंदगी हम भी जी लेंगे। सोचो तो अब फिर कब सोचेंगे, आज ना सही किया तो कल कैसे कर लेंगे। सोचो ना कोई हो एयर पोल्यूशन, जब हम कर ले एक रेजोल्यूशन, सोचो होगी जिंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग, सेहत से भरी with nothing wrong। सोचो ना। नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। देश और दुनिया में वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर हम अकेले भारत की बात करें तो साल भर में 17 लाख से ज़्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं, यानी कोरोना से कई गुना अधिक। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि न केवल हम वायु प्रदूषण के बारे में जानें, बल्कि उसे दूर करने के लिए संघर्ष भी करें। हर व्यक्ति को एक योद्धा के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़नी होगी, और ये काम शुरू हो चुका है। इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं लंग केयर फाउंडेशन। लंग केयर फाउंडेशन के राजीव खुराना, जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर कार्बिन उप्पल जो प्रोग्राम मैनेजर है, वे भी हमारे साथ हैं। लंग केयर फाउंडेशन पिछले लंबे समय से वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को न केवल अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है, बल्कि इससे कैसे निपटा जाए इसकी नीतियाँ भी बना रहा है, और सरकार के स्तर पर, जनता के स्तर पर, NGO के स्तर पर ये कोशिश कर रहा है कि सारे लोग, यानी आम आदमी, आम नागरिक, आम भारतीय वायु प्रदूषण के खिलाफ कमर कसकर भाग ले और वायु प्रदूषण को दूर करने की कोशिश करें। आइए हम जानते हैं लंग केयर फाउंडेशन के बारे में राजीव कुमार जी से। राजीव खुराना जी, आप सबसे पहले तो मैं आपसे लंग केयर फाउंडेशन क्या है इसके बारे में जानना चाहूँगा। लंग केयर फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो हमने 7.5 साल पहले शुरू की थी। मेरे जो साथ के फाउंडर ट्रस्टी हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि देश के एक प्रतिष्ठित चेस्ट सर्जन हैं, वो अक्सर कहा करते थे, और मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, कि यार लंग काले पड़ रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए, लंग काले पड़ रहे हैं। आप और मैं किसी भी मशीन के द्वारा नहीं देख सकते कि लंग्स का कलर क्या है, बल्कि कई बार हमने उसको फोटो वगैरह देखा है, चारकोल जैसा। जी। अगर उसको सिगरेट तो ये जो फोटो आपने देखी है वो डॉक्टर अरविंद कुमार ने ही सर्जरी करते वक्त फोटो खींची है, जो पार्लियामेंट तक में दिखाई गई। हम लोग पैदा हुए पिंक लंग के साथ, और प्रदूषण की वजह से हमारे लंग्स काले पड़ते जा रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ। आपके घर में एयर कंडीशनर है, उसके अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है। 2 महीने 3 महीने के बाद आप उस फिल्टर को निकालते हैं, उसे धो के वापस डालते हैं, और AC का इस्तेमाल पुनः कर देते हैं। लंग्स नहीं निकाले जा सकते। एक बारी काले पड़ गए तो काले पड़ गए, उनको साफ नहीं किया जा सकता। और इसी विडंबना के चलते जब ये पेन बढ़ती गई डॉक्टर अरविंद कुमार की, तो मेरे साथ अक्सर चर्चा करते थे। तो 7.5 साल पहले हमने लंग केयर फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक, अवेयरनेस क्रिएशन, दूसरा क्लिनिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, और तीसरा रिसर्च करना। और अब हम हर शहर में अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप ही के जैसे एक टीवी चैनल ने कुछ साल पहले मुझसे पूछा था, लंग केयर फाउंडेशन क्या कर सकता है। तो मैंने कहा था, भारत में अगर 1000 लंग केयर फाउंडेशन भी हों तो वो भी इनसफिशेंट हैं, क्योंकि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, और इस करके हम सबको मिलकर करना होगा काम। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में पार्टनर्स इकट्ठे करके उनके माध्यम से ये जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3A पे काम करते हैं। पहला, अवेयरनेस क्रिएशन। दूसरा, अगर अवेयरनेस होगी तो अवेकनिंग होगी। एक उदाहरण देता हूँ,
दिल्ली में हमने एक रिसर्च की थी कि भैया आपको AQI के बारे में मालूम है? 92% लोगों को मालूम नहीं था एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज़ होती है। PM 2.5 PM 10 क्या होता है, कुछ सुना नहीं था। 92%, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं। तो पहले उन्हें अवेयर कराना आवश्यक है, उसके बाद जनता में खुद की अवेकनिंग होगी, और जब अवेकनिंग होगी तो मिलकर एक्शन होंगे। ये ज़रा स्लो प्रोसेस है। हम अपनी सेहत के बारे में अभी इतनी अच्छी तरह से जागरूक नहीं हुए, और ख़तरा हम सब पे बहुत बुरी तरह से मंडरा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार WHO कहती है कि अगर आपने सुधार नहीं किया तो आम दिल्ली वासी की उम्र 10 साल कम हो जाएगी, और ऑन एन एवरेज इंडिया में रहने वालों की 6 साल कम हो जाएगी। राजीव तो कुमार जी, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक पिछले दिनों मैंने अखबारों में भी छपा कि कश्मीर में, जिसे हम जन्नत कहते हैं, दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में, एक शायर ने जी जी जी। और मैं पढ़ रहा था कि वहाँ एक साल में आतंकवाद से जितने लोग नहीं मारे जाते, उससे कई गुना ज्यादा लोग वहाँ वायु प्रदूषण से मारे जाते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? कश्मीर जहाँ इतने बड़े प्रकृति है, नेचर है, वहाँ की वायु जो है बहुत प्रदूषित है। देखिए जी, जन्नत में क्या हो रहा है, वायु 2 जगह पे है, घर के बाहर और घर के अंदर। अब घर के बाहर हमने प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त करनी शुरू की, तो हर घर में कई गाड़ियाँ आ गई। अब वो गाड़ियाँ जो हैं वो सुगंधित हवा तो देती नहीं, वो पोल्यूट करती हैं बहुत बुरी तरह से, ख़ास तौर से डीजल की गाड़ियाँ। अब कश्मीर में हर जगह पर अगर वो गाड़ियों का भरमार हो जाए, ट्रैफिक जैम्स हो जाएं और धुआं फैलना शुरू हो जाए, तो ड्राइवर और उसके आसपास सभी को असर होना शुरू हो गया। फिर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारी लड़ाई है धूल और धुएं दोनों की लड़ाई, क्योंकि धूल और धुआं हमारे चेस्ट को बहुत बुरी तरह से असर करता है। ये तो हो गया घर के बाहर। लेकिन घर के अंदर अगर आप कांगड़ी जलाते हो, अपने अंदर आप चूल्हे जलाते हो, अंगीठियाँ जलाते हो, तंदूर जलाते हो, तो लकड़ी, कोयला, उपला जलाकर आप अपने फेफड़ों को अच्छी तरह से सड़ा रहे हो। हमने एक वीडियो भी बनाया था कि एक औरत अगर घर पे चूल्हा पूरे 3 दिन में 3 बारी खाना बनाती है, तो लगभग 100 सिगरेट के बराबर वो धुआं अपने अंदर ले रही है। मैं कहते हैं कि मिट्टी का चूल्हा एक ऐसी चीज है जिस पर बने खाने का स्वाद और खुशबू की कोई बराबरी ही नहीं। हाजी, तारीफ करनी है तो चूल्हे पर खाना बनाने वाली के हुनर की कीजिए, ना कि चूल्हे की। कोयले, उपले या लकड़ी से जलने वाला यह चूल्हा तो सिर्फ धुआं देता है, ढेर सारा धुआं। दिन भर में लगभग 100 सिगरेट पीने के बराबर फेफड़ों को झुलसा देने वाला धुआं। इस धुएं से नारी के अलावा घर के बच्चों और बुजुर्गों सभी पर बुरा असर पड़ता है। नादान है हर घर का मुखिया जो स्वाद तो चाहता है, पर धुएं पर दी गई परिवार की सेहत की कीमत को नहीं जानता। अज्ञान भी नारी, बच्चों और बड़े बूढ़ों पर एक तरह का अत्याचार है। कोयले, उपले या लकड़ी के चूल्हे के धुएं को कीजिए घर से दूर। इस्तेमाल में लाइए एक अच्छा और सही गैस का चूल्हा जरूर। घर की नारी संग कीजिए प्यार, ना कि अपनी उपेक्षा का अत्याचार। कारविन जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि सर कह रहे हैं कि भाई चूल्हा जलाते हो तो एक औरत 300 सिगरेट पी लेती है, तो क्या रोटी बनाना बंद कर दे, क्या खाना बनाना बंद कर दे? भाई रोटी तो बनाना पड़ेगी, खाना तो बनाना पड़ेगा, चूल्हा तो जलाना पड़ेगा, और हर घर में गैस नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? एक तरफ वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मजबूरी भी एक महिला की। आपसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो घर पे खाना बनाती हैं, पहले ज़माने से चला आ रहा है कि वो चूल्हा इस्तेमाल करती थी, चूल्हे से उठने वाला धुआं उनको अफेक्ट करता। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझना है कि जो खाने का स्वाद है वो चूल्हे से नहीं आ रहा है, वो लेडी के हाथ, उसके हुनर, उसकी स्किल, उससे आ रहा है। उसको पहचानना और उसको तवज्जो देना, वैल्यू देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लेडी की स्किल को हम पहचानेंगे तो चूल्हा हो, गैस हो या अन्य कोई भी साधन हो, खाना अच्छा ही बनेगा। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हमारे ट्रेडिशनल तरीके बहुत बारी हम वही इस्तेमाल करते रहते हैं और बदलाव की तरफ कम सोचते हैं। तो अब हमें
यहाँ ये हाल हो गया है कि अगर हम जहर अपने अंदर ले रहे हैं तो केवल हमारे लंग्स ही नहीं, हमारी शरीर के एक एक टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए अब समय आ गया है बदलाव का, जो हमारे सामने सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसके हिसाब से काम करने का। और यही मैं कहूँगी कि साधन कोई भी हो, लेकिन बात सिर्फ औरत के जो खाना बनाने वाली है उसके हुनर की है। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अक्सर किचन्स के अंदर जब चूल्हा जलता है तो हमारे घरों की वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो वो धुआं अंदर ही अंदर है। आपका आधुनिक किचन जो है, मॉड्यूलर किचन है, उसमें तो चिमनी लगी हुई है, उसमें चिमनी लगी हुई है, वो लेकिन तो अगर एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। गांव देहात के अंदर कोई चूल्हा घर के अंदर चल रहा है और उसमें बच्चे भी वहीं हैं, पति भी शायद वहीं पे है, तो धुआं अंदर ही अंदर नहीं, वो तो माँ गरम गरम रोटियां बना रही है और बच्चे और पति बैठ के वहीं खा रहे बैठ के हैं। खा रहे हैं। तो आप देखिए कि मैं वो उसी जो परिवेश से आता हूँ, वो जो फ्यूम्स हैं आपके अंदर जा रहे हैं, तो इसलिए वेंटिलेशन तो ठीक कर दो। अगर जब मजबूरी है उस पर काम करना तो ओपन में रखिए उसको, क्लोज रूम में मत रखिए, क्योंकि अगर घर हवादार नहीं हुआ, और घर हवादार का मतलब ये नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ लगा दी हवादार करने के लिए, थोड़ी खिड़की खोल के रखें, हवा ताज़ी आती रहे, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बात समझनी ज़रूरी है हर पति को कि अगर बीवी की तबीयत चूल्हे से ख़राब हो गई तो उसकी सेहत ठीक लाने के लिए जिम्मेवारी पति की फिर है। घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये आपने विडंबना बिल्कुल है। सही बात कही है अगर बीबी नहीं रहेगी तो चूल्हा कौन जलाएगा? जी। और तकलीफ जो उठानी पड़ेगी, खर्चा जो होगा वो अलग है। बहुत राजीव ज़्यादा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं कभी कभी मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं जी। या हम विकसित होते जा रहे हैं, हम्म। वैसे वैसे प्रदूषण के हम शिकार होते जा रहे हैं। अब देखिए, हमने बहुत तरक्की कर ली, सीमेंट के, कंक्रीट के हमने जंगल खड़े कर लिए, ओरिजिनल जंगल हमने काट दिए, वहाँ प्रदूषण की बात आई। हम बहुत सुविधाभोगी हो गए, मशीनों के बहुत आदी हो गए, हमें कार चाहिए, जीपें चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, वहाँ हम प्रदूषण के शिकार हो गए। हम जैसे जैसे अपनी नीड्स का गुलाम होते जा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के गुलाम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या प्रदूषण की शिकार नहीं होते जा रहे हैं? एक इसका उदाहरण देखिएगा, पिछले साल कोविड के दौरान जब पूरा भारत बंद हो गया था तो ये प्रदूषण कहाँ गया था? जालंधर जैसी जगह से 200 किलोमीटर दूर पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए थे, क्योंकि प्रदूषण तो था ही नहीं। आप सिर ऊपर उठाते थे तो आपको तारे भी नजर आते थे। दिल्ली में लोगों ने तारे गिने जी। तो क्या ये साबित नहीं करता कि प्रदूषण ने हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में जहर भर दिया है? आप दिन में 3 बार भोजन करते हैं, 10 बारी पानी चाय वगैरह लेते हैं, और मैं कहूँ इसमें हल्का सा जहर है, मरेंगे नहीं, लेकिन तबीयत खराब होगी तो आप लोगे क्या? कोई भी नहीं लेगा। लेकिन दिन में 25,000 बार सांस लेते हैं और उसके अंदर हम जहर ले रहे हैं और हम सवाल नहीं कर रहे, इसका सवाल हमसे कौन करेगा? मैंने यही कहा कि विकास क्या, अब एक तरफ विकास की भी होड़ है, हमको विकास भी जरूरी है, और दूसरी तरफ यही विकास प्रदूषण के कारण है। मैं इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं। देखिए, इन दोनों के अंदर समन्वय स्थापित करना भी आवश्यक है। हम सब विकास चाहते हैं, लेकिन उसके साथ उसको कहीं ना कहीं, अगर हम ये कहें कि जो प्रदूषण के सोर्सेज हैं हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करें तो बात बनेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास पैसा है तो मैं ना एयर प्यूरीफायर खरीद लेता हूँ। घरों में कितने लगाओगे? क्या घर के अंदर ही रहोगे, बाहर कभी नहीं जाओगे? और फिर जो अफोर्ड कर सकता है वही प्यूरीफायर लेके आएगा ना। तो पर्सनल सोल्यूशन टू पब्लिक प्रॉब्लम्स नहीं चलेंगे, पब्लिक को मिलकर पब्लिक के सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे। और इसलिए कितना विकास चाहिए और कितना सेहत के लिए सब कुछ चाहिए, इस सब का समन्वय हमारे को स्थापित करना पड़ेगा। ये एक बड़ी कठिन समस्या है, लेकिन आज हम सबको जागरूक नहीं हुए तो कल क्या होगा हमें नहीं मालूम। कारमेन जी, आप कह रही थी कि जब पॉल्यूशन हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, रक्त नलियों में चला जाता है, और वो शरीर को बहुत तरीके से डैमेज करता है। मेरी चिंता छोटे बच्चों को लेकर है, जो बहुत ही बच्चे अभी जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया है, जो स्कूल जाना चाहते हैं, बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, बाज़ार में खड़े हुए हैं, स्कूल में मैदान नहीं है, आजकल खेल के मैदान नहीं बचे हैं, हरियाली कम होती जा रही, कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं। ऐसी दुनिया में उनको हवा भी साफ नहीं मिल रही है। उन बच्चों की उम्र का तो जिक्र सर ने किया कि 10 साल कम हो रही है, लेकिन और भी क्या क्या उन बच्चों को परेशानी होती है। मुझे बहुत वेदना होती है, अंदर से दर्द होता है जब मैं किसी 8 या 10 साल के बच्चे को अस्थमा का अटैक आते हुए देखता हूँ। आपने बहुत ही सही, एक बहुत सटीक सवाल किया। बड़ा दुख होता है हमें ये देखकर कि दिल्ली में या भारत में बहुत बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब
नेबुलाइजर जब हम लोग छोटे थे शायद हमने देखे भी नहीं होंगे, पर अब हर दूसरा तीसरा बच्चा सर्दी के मौसम में खासकर दिल्ली में एस्थमेटिक होता है, हर एक बच्चे को नेबुलाइजर देना पड़ता है डॉक्टर्स को। और वो कहते हैं इतना नेबुलाइजर, इतनी डोजिंग हम बढ़ा बढ़ा कर थक गए कि अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दवाई से नहीं दे पा रहे हैं, हमें दूसरी चीजें ढूंढनी होंगी, दूसरे सॉल्यूशंस दवा के ढूंढने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स दुनिया भी की होते ऐसी कोई हैं। दवा नहीं जिसका साइड इफेक्ट और ना हो। दूसरी चीज ये बच्चे जो हैं वयस्कों के से अगर कंपेयर करें तो वो ज़्यादा सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो उनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, जिस करके अगर एक बच्चे और एक एडल्ट को आप एक ही जगह खड़े करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सांस लेता है, ज़्यादा सांस ले रहा है तो ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स भी अपने अंदर ले रहा है। दूसरी बात, बच्चे छोटे होते हैं, ग्राउंड के नज़दीक होते हैं, जितनी धूल जितना धुआं उड़ रहा है वो बच्चा उसको ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बच्चे अपनी उम्र की वजह से ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो अस्थमा से मरने वाले मरीजों की संख्या क्या लगातार बढ़ रही है देश में? लगातार बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनकी लंग्स जितनी पोटेंशियल होनी चाहिए ग्रो करने की, वो जब बड़े होते हैं उनकी लंग्स उतना पोटेंशियली ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि बचपन में एयर पोल्यूशन की वजह से अगर वो सफ़र करते हैं, उनको एस्थमा होता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो जब वो बड़े होते हैं उनके फेफड़े उतने पोटेंशियली ग्रो नहीं कर पाते एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट के जितना। हमने एक रिसर्च की जो पब्लिश्ड रिसर्च है हमारी, हमने दिल्ली, मैसूर और कोट्टयम में 1,000 स्कूली बच्चों के ऊपर रिसर्च की स्पायरोमीट्री टेस्ट के माध्यम से। आप हैरान होंगे, स्पायरोमीट्री वो जो 3 गेंदें बॉल छोटी छोटी होती है, इसकी मशीनें भी आती हैं। तो हमने जब उनका टेस्ट किया 1,000 बच्चों का दिल्ली का, तो हमने पाया 29.3%, लगभग 30% दिल्ली के बच्चों को स्कूल में, और ये पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा, उन्हें अस्थमा है। 88% को पता ही नहीं कि उन्हें अस्थमा है, और 97% उसका कोई इलाज नहीं कर रहे। एंड देयरफॉर ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती जा रही है। बड़े लीडिंग स्कूल्स में भी बच्चों की जान चली गई जस्ट बिकॉज अस्थमा अटैक हुआ, और किसी को मालूम नहीं कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। लंग केयर फाउंडेशन ने तो अब अस्थमा मैनुअल क्रिएट किया है जो 11 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर, हमने 11 भारतीय भाषाओं में ये अस्थमा मैनुअल क्रिएट किया है। हमारी वेबसाइट www.lcf.org.in पर जाकर आप इनमें डाउनलोड कर सकते हैं स्कूल्स को। हम स्कूल्स की टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें सर्टिफाई कर रहे हैं कि अस्थमा इमरजेंसी को कैसे हैंडल किया जाए, और स्कूल्स के अंदर अस्थमा हैंडल करने के नॉर्म्स क्या होने चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ होए 1 या 2 मिनट भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं, हम उस बच्चे की जान को बचा गोल्डन सकें। पीरियड वही है। हाँ, उसमें फिर सिचुएशन और बिगड़ सकती है, तो इस करके इनको जागरूक करना और अस्थमा की जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाली बात है वो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है हम उनको स्कूलों को अस्थमा किट्स भी गिफ्ट करें, ताकि जो स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट उसके अंदर नेबुलाइजर्स एंड पम्प्स एंड मेडिसिन वगैरह भी हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि बच्चों को सहूलियत मिल सके। सर, हमने समस्या की तो बहुत बात कर ली, समस्या तो बहुत विकराल है, आपकी बातों से भी मुझे लगा, और जो मैंने भी पढ़ा आंकड़े कि भाई 17 लाख लोग तो इसी से हर साल मर जाते हैं अकेले भारत में, तो दुनिया में ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। लेकिन इसका समाधान क्या है, इसके लिए क्या हमको करना चाहिए जी कि, और ख़ासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ कॉमन मैन की, आम आदमी को क्या सावधानियाँ रखना चाहिए कि वो वायु प्रदूषण से, और वो नहीं समझता कि ये इंडेक्स क्या होता है और आपके पार्ट्स क्या होते हैं और AQI नंबर क्या होता है, हम लोगों को नहीं समझता ये सब। जो हमारे यहाँ भी इंदौर शहर में 3-4 जगह बोर्ड लगे हुए हैं जी, लेकिन वो बोर्ड में क्या लिखा हुआ था हम लोगों को नहीं समझता जी, कि जो हम धूल, जो हम हवा ले रहे हैं उसमें, हमारे सांस ले रहे हैं उसमें क्या जा रहा है। तो इसमें क्या हमको करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और जब हम इंदौर वासी या भारतवासी कहीं पर भी है उनके एक्शंस की बात करते हैं, अक्सर बोला जाता है सरकार काम करे इसके ऊपर। सरकार कर रही है, लेकिन अगर आम सिटीज़न अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगा तो बात नहीं बनेगी। लेकिन क्या इक्का दुक्का चलेगा? आपके चैनल के माध्यम से कई लाख लोग इसे देखेंगे। मैं एक सिर्फ दृष्टांत लेना चाहूँगा। आप बाहर जाते हैं, पानी की बूंद आपके सर पे गिरती है, आप परवाह नहीं करते, 10 गिरती हैं, आप इधर उधर देखते हो ये पानी कहाँ से आ रहा है। 20-50 गिरती हैं तो आपको लगता है बूंदाबांदी तो नहीं शुरू हो गई। जब 100-150 गिरती हैं
तो आपको लगता है शायद बारिश होने वाली है। 1000 गिरती हैं तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। जब लाखों गिरती हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके चले जाते हो। जब लाखों करोड़ों झमाझम बरसात होती है ना, तो बाढ़ भी आ जाती है। हम सब एक एक बूंद है। हम बूंदों को इकट्ठा बरसना होगा, तब असर होगा। क्योंकि जब लाखों करोड़ों बूंदें गिरती हैं तो बाढ़ भी आ जाती है। हमें विचारों में बाढ़ डालने की ज़रूरत है। हम सबको इकट्ठा होकर उस पर प्रयास करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हैं सर, सबको मालूम होंगे वो सोल्यूशन। यार मुझे ना गाड़ी को आइडलिंग नहीं करनी है, मुझे पेड़ भी लगाने हैं, मुझे वेस्ट को ढंग से मैनेज करना है, ये क्या मुझे बिजली को टाइम पे बंद कर देना है, वेस्ट ना हो। ये सब चीज़ें हम सबको मालूम है, लेकिन जब सब मिलकर इकट्ठी करेंगे ना तो असर होगा। इसलिए हम सब बूंदों को इकट्ठा बरसना पड़ेगा। जब तक वो मोमेंटम मीडिया नहीं क्रिएट करता, लोग आपस में अपने साथियों के साथ मिलकर नहीं करते, तब तक बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात, हम लोग बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं भारत को बदलने की। कृपया करके भारत को मत बदलो। हम कहते हैं जहां आप रहते हो, जहां आप काम करते हो, जहां आप पढ़ते हो, 20 मीटर से 200 मीटर का दायरा पकड़ो, सिर्फ उस जगह को सुधार दो। आप उम्मीद करो दूसरे लोग भी करेंगे ना। मैं तो ये कहता हूं कि आप खुद सुधर जाओ, पहले आप सुधरोगे, तो आसपास के माहौल। सुधर बिल्कुल, आप देश को सुधारने की बातें मत करो। 20 मीटर से 200 मीटर का दायरा पकड़ो, वहां पे हरियाली कर दो। पेड़ नहीं लगा सकते, घास लगा दो, सफाई रख दो, धूल ना उड़े वहां पर। सर ये जो नवजात शिशु है जो दुनिया में उसने आंखें खोली हैं, उसके ऊपर प्रदूषण का क्या असर पड़ता है? और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप तो एक अच्छे लेखक भी हैं। आपने इस बारे में गर्भस्थ शिशु के बारे में, जो बच्चा माँ की कोख में और वहाँ से आंतरनाद कर रहा है कि मैं बाहर आऊँ कि नहीं आऊँ, वो मैं चाहूँगा कि वो कविता आप सुनाएं। मैं चाहूँगा कि वो क्या मैं बाहर आऊँ? मम्मी पापा चाहते हैं मुझको मैं पर खराब हाथ से खपलाऊं। क्या मैं बाहर आऊँ? दोस्त मेरे जो बाहर आए, चलते हैं सब, रोते हैं सब, कहते नहीं सोचते हैं सब। ये जीना कोई भी जीना है जिसमें हर काशी पर घबराओ। क्या मैं भर आऊं? बुलाते सबो, जाते सबो, तुम्हारे जीवन को खुशियों से मैं गाऊं। सांस तो साफ हरा कर लेने देते, बात तुम्हारी कैसे मान जाऊं? मैं भर आऊं? मुझे नहीं चाहिए पाते वाले, मुझे न चाहिए सीने जो हवा दे, मुझे जो चाहिए हरियाली धरती, साफ हवा की गर्मी सर्दी, जीवन स्वस्थ मनाऊं, लोगों के काम मिलकर सब तुम तभी मैं फल आऊं। मैं जब लिख रहा था तो मैंने सोचा कि क्या पेट से आवाज़ क्या आएगी, क्या मैं बाहर आऊं? मम्मी पापा चाहते हैं मुझको, पर मैं आपकी जो हवा है ना उससे घबरा रहा हूं। मुझे ना आपकी बातें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साफ हवा, गर्मी और सर्दी दोनों तरफ चाहिए। क्या आप मुझे दोगे? तो मैं पेट से बाहर आऊं। जब मैं इसको रिकॉर्ड करवा रहा था ना, तो एक 2.5 साल की बच्ची की आवाज़ पे हमने रिकॉर्ड किया, और आज भी मैं उसको सुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस उसको ज़रूर सुने। तो मैं खुद हिल जाता हूँ कि जब मैं लिख रहा था और आज मैं उसको दोबारा सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ हम किस ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चे की आवाज़ को समझे, बिकॉज एयर पोल्यूशन एंड ब्रॉडली 3 एरियाज में अफेक्ट करती है: एक्सपेक्टिंग मदर्स, स्मॉल चिल्ड्रन एंड एल्डरली। अब मैं अपने माता पिता को तड़फता देखूंगा या दादा दादी को तड़फता देखूंगा? नहीं देख सकता, लेकिन मैं मेरे आसपास हो रहा है। हम जब कहते हैं 17 लाख मृत्यु हो रही हैं, होती होंगी, किसी को परवाह नहीं, लेकिन परिवार में किसी को तकलीफ होगी ना तो मुझे असर होगा। हमें उस तरफ सोचना। ये सिचुएशन बहुत भयानक होती जा रही है। एक स्टडी ये भी कहती है कि लगभग 98% भारतीय उस वायु में हवा अंदर लेते हैं
जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। 25,000 बार सांस लेते हैं, 10,000 लीटर एयर हर रोज अपने अंदर लेते हैं। आप जरा सोचिए, रोज कचरा हमारे अंदर जाता है 10,000 लीटर एयर के जरिए हाँ जी। कितना कचरा अंदर जा रहा होगा, कुछ आपने स्टडी करी हो? देखिए जी, ये हर एक की बॉडी के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ऑडियंस को एक छोटी चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये PM 2.5 और PM 10 होता क्या चीज़ है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप अपना एक बाल तोड़ें, तो ये बाल लगभग 50 से 70 माइक्रोन के साथ मोटाई होती है। अब उसको छीलना शुरू कर दीजिए और उस बाल को 28 हिस्सों में छील दीजिए, तो ये हो जाएगा PM 2.5 अगर 70 माइक्रोन का बाल है, यानी कि आपके एक बाल का 1/28वां हिस्सा। नज़र तो आएगा ही नहीं। अब ये आप सांस लेते हो, इसके साथ नैनो पार्टिकल इससे भी सूक्ष्म भी होते हैं, PM 1.0, ये आपके फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ से रक्त धमनियों में चला जाता है और उसके बाद बॉडी के अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे ये डिपॉजिट्स होने शुरू कर देते हैं और बॉडी के हर पार्ट को असर देना शुरू करता है। PM 10 है 1/7वां हिस्सा 10। तो अब अगर वो आता है तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम उसे रोक देता है, लेकिन PM 2.5 जो है हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक है और हर व्यक्ति को अलग अलग है। अब आप सोचिए, इंदौर में 1 या 2 जगह मॉनिटर हैं, तो आप बोलोगे आज इंदौर की AQI इतनी है, वो उस जगह की है जहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है। आपके घर के पीछे अगर कोई टायर जला रहा है तो सोचिए वहाँ की कचरा जला रहा है, कचरा जला रहा है। आज हम जो कार्यक्रम कर रहे थे उसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे पास एक मॉनिटरिंग डिवाइस है, हमने उसके नीचे एक टिकिया कपूर की जलाई जो हम आम पूजा में जलाते हैं। सडनली AQI आज 1800 पहुंची उस एक टिकिया को जलाने से। तो अब सोचिए कि हम अपने घर के अंदर भी कितनी पोल्यूशन कर देते हैं। सर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि इंदौर देश का सबसे साफ शहर है जी। 6 साल से हम नंबर 1 है सफाई के मामले में जी। आप यहाँ इंदौर में हैं 1-2 दिन से, क्या हमारी हवा भी उतनी ही साफ है जितना हमारा शहर साफ? देखिए, बात आज चर्चा में यही बात हो रही थी कि जो सफाई दिखनी चाहिए वो दिख रही है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पर वो है कि नहीं है। लेकिन अगर हम वायु प्रदूषण को भी सफाई का हिस्सा मानेंगे तो शायद अभी हम थोड़ा दूर हैं। सिचुएशन दिल्ली जैसी ख़राब नहीं है, नॉर्थ की और स्टेट्स की तरह ख़राब नहीं है, इंदौर काफ़ी बेहतर है, लेकिन कहीं इंदौर दिल्ली ना बन जाए, इसके ऊपर सावधानी तो हम सबको बरतनी पड़ेगी। दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए क्या पंजाब हरियाणा की पराली जिम्मेदार है, या दिल्ली की जो स्थितियां हैं, उद्योग धंधे हैं, औद्योगिक चिमनियों से निकलता हुआ धुआं है, बसें हैं, वाहन है, जनसंख्या है, क्या है उसकी? एक्चुअली क्या है कि जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडीज़ होती हैं कि कहाँ से आ रहा है ये धुआं। उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, हाउसिंग भी है, इंडस्ट्री भी है, हाउस होल्ड फ्यूम्स भी हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो सब कंट्रीब्यूट करती हैं मिलाकर। पराली तो विंटर सीजन में आएगी, लेकिन दिल्ली वालों को असर करने से पहले पंजाब के लोगों को उनके गांव में, उनके घरों में असर करती है ना, उनकी भी तकलीफ़ें। हमने तो अभी पीछे प्रोग्राम किया था इंडिया पाकिस्तान डॉक्टर्स के बीच में डायलॉग, क्योंकि ये धुआं वहाँ भी चला जाता है। कोई कि धुआं बॉर्डर देख के थोड़ी रुक जाएगा, हर इंसान को वो अफेक्ट करता है। तो ये सीज़न टू सीज़न कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारी बढ़ती रहती हैं, इस करके हमारे को। बच्चों के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमारी अब कितनी सारी रिसर्चेस हो रही हैं जो ये डॉक्यूमेंट करती हैं कि बच्चा गर्भ से बाहर आने से पहले ही एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से प्रभावित होता है, क्योंकि माँ के जरिए उस तक पहुँच रहा है। और कई सारे लंग्स पे हो रहे हैं, एस्थमा हो रहा है बच्चों को। लेकिन उसके अलावा आजकल कहते हैं बच्चे बड़े चंचल हो रहे हैं, ये बच्चा बड़ा चंचल है, चलो बच्चा है तो चंचल होगा, लेकिन नहीं, ऐसा पाया गया है कि ये नैनो कण बच्चों के ब्रेन में जाते हैं, टिश्यूज़ में जाते हैं, वहाँ पे लोकल सूजन पैदा करते हैं, उनका रिएक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो ब्रेन में भी एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चे हाइपर एक्टिव होने लगे आजकल ज़्यादा। आपने कोई वो एंथम भी बनाया जो स्कूलों में आजकल गाया जा रहा है? जी। तो हमने ये एंथम मैंने ही लिखा था, सोचो ना हो एयर पोल्यूशन जब हम कर लें एक रेजोल्यूशन। तो ये एक बॉलीवुड की सिंगर हैं वैशाली सरदाना, उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने इसको गाया। और
अब दिल्ली के कई स्कूल उस एंथम को अपनी असेंबली में भी चलाते हैं, और पीछे एक छोटा सा हमने फ्रेंडली कंपटीशन कराया स्कूल्स के बीच में कि गाना आप यही इस्तेमाल करो, लेकिन आपके बच्चे गाएंगे, आप उनके वीडियोस बना के हमें भेजो। तो अब उन्होंने भी वो करना शुरू कर दिया। तो ये मोमेंटम हमने शुरू कर दिया है, और ये बहुत बेहतरीन गाना है जिसके अंदर बच्चे डांस भी करते हैं और गाते भी हैं, ताकि हम एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें कि भैया सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। अब ये स्थिति है हमारे सामने, इस स्थिति का मुकाबला तो हमारे को ही करना होगा। इनफैक्ट अगले महीने हम एक और गाना रिलीज़ करने वाले हैं, रैप का रैप, उसको रैप फॉर्म में गाया गया है, उसमें 15 स्कूल के बच्चों ने गाया है, और उसका रैप का मतलब है रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन का रैप, ताकि हम लोगों को एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी सही एक मैसेज तो दें कि किस तरह के ग्राउंड लेवल के एक्शंस किए जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत धन्यवाद कारमीन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और वायु प्रदूषण निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है दुनिया के सामने, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अब कुछ करना होगा, और करना ये होगा कि हमें हरियाली बढ़ानी होगी, साफ़ सफाई रखनी होगी, और हर आदमी को एक योद्धा बनकर, एक सैनिक बनकर वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ना होगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।